हेलो बच्चों, मैंने आपको दुर्खीम के श्रम विभाजन क्या है, इसके प्रकारें क्या हैं और उसके अंदर मैंने आपको कुछ अलग अलग दो प्रकार की यांत्रिक एकता और सावयवी एकता इसके बारे में कुछ आपको मैंने नोट्स दिए हैं। आशा है आपने उन नोट्स को देखा होगा। अब मैं उसी में आगे कुछ आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे दुर्खीम को मैंने आपको बताया कि दुर्खीम ने दो प्रकार की एकता का वर्णन किया है श्रम विभाजन के लिए, एक यांत्रिक एकता, एक सावयवी एकता। अब मैंने आपको बताया कि यांत्रिक एकता तो कहाँ पाई जाती है, जो पिछले समाज से हमारे पिछड़े हुए छोटे समाज, सरल समाज, अर्ध विकसित समाज, वो ऐसे समाज से जहाँ बहुत साधारण जीवन मनुष्य का पाया जाता था, जिसके अंदर मनुष्य बिल्कुल सामूहिकतावाद की भावना से जीता था। वहाँ व्यक्तिवाद की भावना बिल्कुल नहीं पाई जाती थी। सब मनुष्य एक दूसरे के समान एक साथ मिलकर कार्य करते थे और चूंकि उनकी जनसंख्या कम थी तो वहाँ के लोग आपस में सब मिलजुल कर एक जैसा कार्य करना और वहाँ श्रम विभाजन का अभाव पाया जाता था। अब क्योंकि यांत्रिक एकता क्या है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसमें वहाँ यांत्रिक एकता में जब सरल समाज होगा, छोटा समाज होगा, जहाँ जनसंख्या कम होगी, तो वहाँ श्रम विभाजन नहीं पाया जाता था, वहाँ विशेषीकरण नहीं पाया जाता था, बल्कि उन समाजों में सबका जीवन सामूहिकतावाद की भावना से एक जैसा नजर आता था। अब चूंकि वहाँ पे जनसंख्या कम थी, नियम कानून जो है केवल समूह का मुखिया बना देता था, सब मिलकर उस समूह के मुखिया के नियमों का पालन करते थे और वहाँ केवल नैतिकता का प्रमुख उद्देश्य था समूह की एकता को बनाए रखना। अब उसी में मैं आपको नेक्स्ट आगे जो बता रहा हूँ वो है सावयवी एकता क्या है। दुर्खीम ने कहा है कि सावयवी एकता जो है वो वर्तमान में जो जटिल समाज हैं, आधुनिक समाज हैं, औद्योगिक समाज हैं, उन समाजों में पाई जाती है जहां वर्तमान में हम निवास करते हैं। क्योंकि सावयवी एकता कहाँ पाई जाएगी, जैसे नगरों में, महानगरों में और बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों में। क्योंकि दुर्खीम ये कहता है कि सावयवी एकता वहाँ पाई जाती है जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, इतनी बड़ी जनसंख्या हो जहाँ श्रम विभाजन पाया जाता हो, विशेषीकरण पाया जाता हो, तो ऐसे समाजों में सावयवी एकता पाई जाती है। अब यहाँ दुर्खीम कहता है कि सावयवी एकता वाले जो समाज हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं यहाँ के लोग, और इन समाजों में सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं पाई जाती हैं। सब व्यक्तियों की पसंद एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग पाई जाती है, सबकी सोच अलग होती है, सबके रहन सहन का तरीका अलग होता है, खान पान अलग होता है, सब व्यक्ति अपनी पसंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दुर्खीम ने ऐसे समाजों को सावयवी एकता वाले समाज कहा है। लेकिन यहाँ जो अगर हम मुख्य बात कर देखें तो सावयवी एकता वाले समाजों में मनुष्यों की जो आवश्यकताएं हैं वो सब एक दूसरे पर पूर्णतया निर्भर होती है। जैसे आज हम एग्जाम्पल लें कि मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन अगर मुझे अपना घर पेंट कराना है तो उसके लिए मुझे एक पेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कोई फर्नीचर बनवाना है तो उसके लिए मुझे एक खाती की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे अपने घर में अगर नल ठीक करवाना है तो एक प्लम्बर की मदद लेता हूँ। तो दिन भर में अगर मैं सुबह से शाम देखूं तो मैं समाज के बहुत से लोगों की मदद से ही अपना ये सामाजिक जीवन व्यतीत कर पाता हूँ। तो यहाँ आज वर्तमान जो समाज है जिनमें हम निवास करते हैं, जिनमें सावयवी एकता पाई जाती है, इन सभी समाजों में मनुष्य अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, तो सब तरह के लोग हमारे समाज में नज़र आते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग पदों पर अपना अपना काम करता है, लेकिन इसके बावजूद इन समाजों में हम पूर्णतया एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बिना हम एक दूसरे पर अकेला यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते। आज मैं किसी भी पद पर हूँ, चाहे कोई व्यक्ति डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई वकील है, कोई
अलग पायलट हो सकता है, आरएएस आईएएस ऑफिसर हो सकता है। हर व्यक्ति की सोच अलग है, कार्य अलग है, पद अलग है, लेकिन हमें जीवन भर समाज के अन्य लोगों पर अन्योआश्रित रहना पड़ता है। हमें एक दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए दुर्खिम ने इन समाजों को सावयवी एकता वाले समाज कहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इन समाजों में सहयोग एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम अपना दूसरे व्यक्तियों के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अलग अलग होने के बावजूद आजीवन समाज के सभी लोगों के साथ एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। बिना उसके हम अपना सामाजिक जीवन अकेले व्यतीत नहीं कर सकते। इसलिए दुर्खिम ये कहता है, आज जैसे अगर जब मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं कि आज मैं अपने शरीर के अंदर अगर विभिन्न प्रकार के अलग अलग हमारे शरीर में अंग हैं, हमारे हाथ, आंख, पाँव, नाक, मस्तिष्क सब अलग अलग है, लेकिन सब चीज़ें शरीर के अंदर आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। हमारा हृदय काम करना बंद कर देगा, हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। हम अपने दोनों हाथों से खाना बनाते हैं, खाते हैं, नहाते धोते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। पाँव से हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। हर चीज़ अलग है। अगर मेरी आंख में कुछ अचानक कचरा पड़ जाता है तो मुझे उंगली की मदद लेनी पड़ती है। मैं आंख में से कचरा निकालता हूँ, हाथ में मुंह धो सकता हूँ। तो इस प्रकार हम विभिन्न शरीर के अलग अलग अंग होने के बावजूद हम ये चीज़ें देखते हैं कि आपस में सब कोरिलेटेड है, जुड़ी हुई हैं। इसी एकता को दुर्खिम ने सावयवी एकता कहा है। अब सावयवी एकता के आधार पर अगर हम देखें तो समाज में जब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, तो इन्हीं कार्यों को दुर्खिम ने श्रम विभाजन कहा है। इस समाज में विशेषीकरण इस श्रम विभाजन के फलस्वरूप ही पाया जाता है। लोग अपनी पसंद से, अपनी रुचि से समाज में अलग अलग प्रकार के कार्यों को करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए इसे सावयवी एकता कहा है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहली है मानव व्यवहार और मनोविज्ञान। दुर्खिम कहता है कि सावयवी एकता वाले जटिल समाजों में अगर हम व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक इन सब चीज़ों में देखें तो यहाँ पर लोप पाया जाता है, एक रूपता का लोप हो जाता है। व्यक्ति यहाँ पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच रखता है, क्योंकि मानव का व्यवहार अगर हम देखें, आज मैं आपसे सामने 5 बच्चों को बिठाऊं और मैं किसी से भी पूछूं कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तो कोई लाल बोलेगा, कोई सफ़ेद बोलेगा, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, क्योंकि हमारी अपनी सोच है, हमारा व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसीलिए दुर्खिम कहता है कि जब मनुष्य का व्यवहार अलग होगा तो उनके विश्वास, उनकी धारणाएं, उनके मत, उनकी पसंद, उनका तरीका, उनका खान पान, उनके नैतिक मूल्य सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। क्योंकि इसी आधार पर दुर्खिम कहता है कि यहाँ व्यक्ति अपनी व्यक्तिवादिता के साथ जीता है। अगर आज मेरे पास जो कुछ भी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे कपड़े हैं, मेरे घर में फर्नीचर है, तो वो केवल मैं अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ ही शेयर कर सकता हूँ, उनके साथ ही मिल बांट कर आजीवन व्यतीत करता हूँ। मैं ज़्यादा वो चीज़ें समाज के अन्य लोगों को यूज़ करने नहीं दूंगा। इसीलिए दुर्खिम कहता है कि जब समाज में सावयवी एकता वाले समाजों में विशेषीकरण पाया जाता है तो हमारे इन समाजों में धीरे धीरे परंपराओं में विलुप्तता नजर आती है, परंपराओं में कमी नजर आने लगती है। क्योंकि दुर्खिम ये कहता है कि जब व्यक्ति की भूमिका एक दूसरे से अलग होगी, इसकी परिस्थिति एक दूसरे से अलग होगी, तो यहाँ धीरे धीरे हमारी जो आनुवांशिकता है कि आज हम कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, खाती का बेटा खाती बनेगा, सुनार का बेटा सुनार बनेगा, तो वो अब ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की सोच एक दूसरे से अलग होगी। व्यक्ति अपनी पसंद से जीवन व्यतीत करता है, एक दूसरे के साथ जीता है और अपनी मनपसंद कार्य करता है। तो ये पहली विशेषता जो है व्यक्ति की कि मनुष्यों के व्यवहारों में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्नता नजर आती है। उनकी सोच, उनका खान पान, उठने बैठने का तरीका, पसंद नापसंद सब में बिल्कुल भिन्नता नजर आती है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी है कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण। अब दुर्खिम कहता है कि श्रम विभाजन के प्रभाव से आज हमारे इन समाजों में, जिसमें हम सावयवी एकता वाले समाजों में रह रहे हैं, यहाँ सामाजिक चेतना में बिल्कुल कमी नजर आती है। क्योंकि दुर्खिम ये कह रहा है
कि यहाँ एक रूपता का अभाव पाया जाता है। और आज हर चीज़ के लिए समाज में एक अलग कानून है। आज मैं सड़क पर चलता हूँ तो सड़क पर चलने का कानून है। मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है तो मुझे शिक्षा से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। एक एक स्टेप करके मुझे बचपन से बड़ा होने तक अलग अलग क्लासों के माध्यम से अपनी शिक्षा को पूर्ण करना होगा। मैं डॉक्टर के पास दिखाने जाऊंगा तो वहाँ भी मुझे वहाँ के क्लिनिक के नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैं सड़क पर कार चलाऊंगा, वहाँ भी अलग कार यातायात के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो दुर्कीम कहता है कि इन सावयवी एकता वाले समाजों में अलग अलग प्रकार के नियम, कायदे, कानून हमें नजर आते हैं। हर चीज़ का अपना एक अलग कानून समाज में पाया जाता है। यहाँ आज अगर मैं कोई गलती करता हूँ, किसी कानून को तोड़ता हूँ, तो मुझे समाज द्वारा, न्यायालय द्वारा उस चीज़ की मुझे सजा दी जाएगी। मुझे मेरी की गई गलती का या जो नियम, कायदे, कानून मैंने तोड़े हैं उसका मुझे दंड दिया जाएगा, ताकि मुझे अपनी गलती का एहसास कराया जाएगा। व्यक्ति जैसा अपराध करता है वैसी सजा पहले से समाज में नियमों के अंदर, कानूनों के अंदर तय है। इस प्रकार दुर्खीम ये कहता है कि आज जो समाजों में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति अपनी इच्छा से अलग अलग प्रकार के जीवन जी रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें इन अलग अलग कार्यों को करते साथ साथ हमें समाज के विभिन्न प्रकार के अलग अलग नियमों का पालन करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के कानूनों का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ व्यक्ति की अपनी खुद की जो व्यक्तिवादिता है, हम अपना जीवन जब व्यक्तिवादिता के साथ जी रहे हैं तो इस आधार पर मुझे समाज के बनाए समस्त नियम, कायदे, कानूनों का पालन करना पड़ता है। ठीक है। तीसरा, एकता और सामाजिक बंधन। अब यहाँ दुर्खीम कहता है कि सावयवी एकता वाले जो समाज हैं इसमें व्यक्तियों में एक रूपता और सजातीयता विद्यमान नहीं होती, क्योंकि यहाँ जो एकता है, दुर्खीम कहता है कि अगर इन समाजों में सामाजिक बंधन आज अगर मैं देखूं तो कहाँ दिखता है आपको? सामाजिक बंधन यहाँ दिखेगा कि मेरी भूमिका एक दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल फर्क है। मेरा जैसा पद है, अगर मैं शिक्षक हूँ तो मेरी भूमिका है बच्चों को पढ़ाना। एक व्यक्ति कोई डॉक्टर है तो उसकी भूमिका है अपने मरीजों को देखना। कोई व्यक्ति वकील है तो उसकी भूमिका है कोर्ट में न्याय देना, लोगों को न्याय दिलवाना। तो यहाँ जब व्यक्ति के जो समूह के अंदर हमें समाज में अलग अलग प्रकार के लोग नज़र आते हैं, तो इन समाजों में अगर आज हम देखें कि यहाँ अलग अलग प्रकार की सामूहिकतावाद की भावना ज़्यादा नज़र नहीं आती। हर व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल फ़र्क है। यहाँ जो सामाजिक बंधन है वो केवल श्रम विभाजन के कारण हमें समाज में जो दिखते हैं कि व्यक्ति केवल कार्य की दृष्टि से समाज के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, एक दूसरे की हम मदद करते हैं, लेकिन पूरा जीवन केवल मैं अपने और अपने परिवार के साथ गुजारता हूँ। मैं किसी समूह का सदस्य तभी बनूंगा जब मैं उस कार्य के प्रति या उस समूह में जाकर अपनी किसी कार्य को लेकर उस समूह को साथ जुड़ जाता हूँ। और इस प्रकार अगर हम देखें, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ इस समाज में एक दूसरे की आवश्यकता आजीवन रहती है। हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। हम सब मिलकर ही समाज के कार्यों को संपन्न करते हैं और सभी परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो सहयोग ही इस समाज के सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी कार्य में व्यक्ति का सहयोग नहीं करूंगा तो यहाँ दूसरा व्यक्ति मेरे को तुरंत आगे होकर आ जाएगा। अगर आज मैं सहयोग करूंगा तो वो भी करेगा, अगर मैं उसके कामों में मदद करूंगा तो वो भी करेगा। तो ये छोटे छोटे सहयोग के आधार पर हमें इन समाज के अंदर रहकर अपने इन सामाजिक बंधनों को मजबूत करना पड़ता है, एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। ये है आपके दुर्खीम के सावयवी एकता की विशेषताएं। अब चौथी इसके अंदर अगर हम देखें जो मुख्य है वो है राजनीतिक शासन प्रणाली। यहाँ क्या है, आज कानून क्या है? सावयवी एकता वाले समाजों की जो प्रमुख विशेषता है कि आज कानून न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा विभिन्न समाज में राजनीतिक कार्यों को संपन्न करता है। आज अगर राजनीतिक पद पिता से पुत्र को वंशानुक्रमित प्राप्त नहीं होता, बल्कि आज यहाँ व्यक्ति अपने खुद मेहनत से अपने समाज में इन पदों को अपने रुचि से चुनता है, अपनी मेहनत से उन पदों को प्राप्त करता है और समाज में ये चीज़ें एक दूसरे को जोड़े रखती हैं। आज सरकार और नागरिकों के जो पारस्परिक संबंध हैं वो समझौते के द्वारा निर्धारित होते हैं। अगर हम सारांश रूप में मैं कहूँ तो सार्वजनिक सभा में समूह के सभी जो सदस्य हैं
वो राजनीतिक कार्यों को मिलकर नहीं करते हैं। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था जो है वो औपचारिक स्वरूप में विकसित हो जाती है, जो सावयवी एकता वाले समाजों की प्रमुख विशेषता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पांचवा, आर्थिक संगठन। अब वहां तो क्या था, यांत्रिक एकता वाले समाजों में क्या था, सामूहिकतावाद। वहां जो कुछ भी है वो अकेले व्यक्ति का ना होकर पूरे समूह का था। चाहे वो खाने पीने के बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, शिकार करने के औजार हो गए, सब चीजें कोई अकेले व्यक्ति की ना होकर पूरे समूह की थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का यूज कर सकता था। लेकिन सावयवी एकता वाले समाजों में अगर आज हम देखें तो इन समाजों में हमारी परंपरागत व्यवसायों को धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं। आज कोई व्यक्ति खाती है, उसका बेटा भी खाती होगा, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति डॉक्टर है, उसका बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आज अगर हम देखें तो यहाँ व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व है। व्यक्ति अपनी खुद की अपनी मेहनत से जीवन भर जो कुछ भी कमाता है अपने जीवन में, उस पैसे से वो केवल अपने और अपने परिवार के ऊपर उनको खर्च करता है। वो समाज के अन्य लोगों के बारे में नहीं सोचता। आज अगर यहाँ आर्थिक संगठन अगर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी योग्यता से, अपने कार्य कुशलता के आधार पर, अपनी ईमानदारी से या तो नौकरी करता है या व्यवसाय करता है, और इसी से वो आजीवन अपने आर्थिक संगठनों को समाज के माध्यम से पूर्ण करता है। नेक्स्ट है धर्म और विचारधारा। अब यांत्रिक एकता में तो क्या था कि वहाँ धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। वहाँ टोटमवाद, मैंने आपको बताया था कि टोटमवाद का मतलब किसी समाज की एक अदृश्य शक्ति के प्रति विश्वास, कि वो शक्ति हम उन लोगों को जोड़े रखती है। वो शक्ति के डर से सामूहिकता के साथ वो लोग आजीवन एक साथ मिलकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन सावयवी एकता वाले समाजों में अगर हम देखें तो यहाँ ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। समाज में धर्म का प्रभाव इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। हर व्यक्ति अपनी जाति में अलग अलग प्रकार के जातियों में जन्म लेता है, अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को मानता है और अपने जीवन में धर्म का पालन करता है। लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ अगर हम देखें तो इस सावयवी एकता वाले समाजों में धर्म का क्षेत्र जो है वो भी वृहद हो जाता है, सार्वभौमिक हो जाता है, क्योंकि समाज के अंदर धार्मिक जो हमारे विश्वास हैं उनका स्थान कौन लेता है कि धीरे धीरे इन स्थानों के आधार पर अगर हम देखें तो व्यक्ति अपनी विचारधाराओं से अपने जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है। धर्म का प्रभाव रहता है उसके ऊपर, वो पूजा पाठ करता है, ईश्वर में विश्वास करता है, सभी चीज़ों को मानता है, अलग अलग प्रकार के त्योहारों को, तीज त्योहारों को मनाता है। लेकिन जो चीज़ें सावयवी एकता वाले समाजों में ज़्यादा दिखती थी, यांत्रिक एकता वाले समाजों में, वो अब इन सावयवी एकता वाले समाजों में धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। तो धर्म का प्रभाव इन समाजों में ज़्यादा नज़र नहीं आता। ये हुई आपकी दुर्खीम की सावयवी एकता क्या है और इसकी कुछ विशेषताएं। थैंक यू।